Good morning, students. This is Rushali Singh, your economics teacher. I hope you all are sound and safe at your homes. In today's class, we will discuss NFIA, factor cost, market price, indirect tax, and subsidy. So, let's start our class. In our previous class, we have studied about NFIA. Now, what is NFIA? It refers to a difference between factor income received from the rest of the world and factor income paid to the rest of the world. Whatever income we have received, from that income we have to deduct the factor income which we have paid to abroad. जो भी इनकम हमने रिसीव की है, जो भी इनकम हमें अब्रॉड से मिली है, उसमें से हम जो इनकम हमने पे की है, जो दूसरे को हमने सैलरी दी है, उसको हम माइनस कर देंगे. नाउ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज़ द इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स. Whatever benefit we are getting from abroad, okay, that is included in factor income from abroad. जो भी लोग हमारे बाहर रह रहे हैं लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, हमारी कंट्री में है, हाँ, उनकी जो इकोनॉमिक, उन्हें जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हो रहे हैं वो क्या होगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा. वो हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए वो इनकम होगी. ये इनकम किसकी होती है, नॉर्मल रेसिडेंट की होती है. ओके, नॉर्मल रेसिडेंट क्या है, जो हमारी इकोनॉमिक बाउंड्री में रहता है, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, हमारे नेशन में लाई करता है. तो वो जो भी फैक्टर इनकम्स अर्न करेगा, फैक्टर इनकम क्या होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड प्रॉफिट. सो वट एवर इनकम a person is earning from abroad, from rest of the world, that is factor income from abroad. Now what is factor income to abroad? Factor income paid to the normal resident of other country, that is non-resident, for their factor services within the economic territory. जो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में अब्रॉड का पर्सन है, जो फॉरेनर हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में वर्क कर रहा है, उसको जो भी हम पेमेंट्स कर देंगे, वेजेस एंड सैलरीज देंगे, रेंट देंगे, इंटरेस्ट देंगे, डिविडेंड देंगे, रिटेन अर्निंग्स देंगे, वो सारी किस में आएंगी, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में कंसिडर होगी. सो NFIA हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ये क्या है कि जो इनकम हमें रिसीव हुई है उसमें से जो इनकम हमने पे की है उसको हम डिडक्ट करके नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को फाइंड आउट करेंगे. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आप नाम में ही इसको देख सकते हैं. नेट का आपको कॉन्सेप्ट पता है, ग्रॉस एंड नेट का. ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं देन वी गेट नेट. सो जो ये नेट का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब है NFIA में जो भी डेप्रिसिएशन है या सिर्फ कोई और फैक्टर्स हैं वो डिडक्ट कर दिए गए हैं. ओके, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ हमारी जो अर्निंग हुई है अब्रॉड से उसको हमने कंसिडरेशन में रखा है. ओके, नेक्स्ट, नेट के बाद क्या इसमें टर्म है, फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम आपको सभी को पता है, फैक्टर इनकम हम रिसीव करते हैं आफ्टर वी प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज. व्हाट आर फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. और इनकी पेमेंट हमें किस में मिलती है, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये हमारे क्या होते हैं, इनकम होती है फ्रॉम अब्रॉड. फ्रॉम अब्रॉड मतलब जो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है, जो हमारी इकोनॉमिक बाउंड्री है, उसके बाहर से जो भी हमें इनकम हो रही है. सो हम NFIA फाइंड करने के लिए जो हमने पेमेंट रिसीव की है उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, जो पेमेंट हमने अब्रॉड में की है. ऐसा करने से हमें NFIA फाइंड आउट हो जाएगा. किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम को जानने के लिए NFIA जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
NFIA हमें हेल्प करता है बस अपनी जो इकोनॉमिक हमने बाउंड्री जो है जो उसको पूरा हम अपने कंसिडरेशन में ले सकते हैं जब हम NFIA को ऐड करते हैं। जब हम डोमेस्टिक लेवल पे बात करेंगे तब हम NFIA को माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो इनकम हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर हुई है, तो डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जो हमारी इनकम हुई है उसमें हमारे एब्रॉड में जो इनकम हुई है उसे हम नहीं इंक्लूड करते हैं। तो जब हम GDP की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो इसमें क्या वर्ड आया? एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट आया। डोमेस्टिक का मतलब जो हमारे घर का है, जो हमारी फिज़िकल बाउंड्री है, जो हमारे देश की बाउंड्री है, उसके अंदर जो भी अर्निंग हो रही है वो हमारी GDP पे आएगी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन जब हम नेशनल करते हैं, GNP की बात करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तब हमें उसमें NFIA को ऐड करना होगा, क्योंकि जो हमारी इनकम हमारे बाउंड्री के अंदर हो रही है, हमारी जो फिज़िकल बाउंड्री हमारे नेशन की उसके अंदर हो रही है, उसके साथ साथ हमें उसमें वो इनकम भी ऐड करनी होगी जो हमें अपनी फ़िज़िकल बाउंड्री के बाहर हो रही है, जो हमें एब्रॉड से इनकम रिसीव हो रही है। ओके, तो उसमें हम क्या करेंगे? NFIA को जोड़ देंगे। जो भी हमारा GDP है उसमें हम क्या करेंगे? प्लस NFIA, तो हमारा GNP हमें मिल जाएगा। अब NFIA कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। NFIA पॉजिटिव कब रहेगा? जब हमारी अर्निंग ज़्यादा रहेगी और पेमेंट हमारी कम रहेगी, दैट विल बी पॉजिटिव NFIA। ओके, सपोज़ हमें जो इनकम रिसीव हुई है दैट इज़ 500 करोड़ एंड जो हमने पेमेंट की है दैट इज़ 200 करोड़। सो द डिफरेंस 300 करोड़ इज़ द पॉजिटिव NFIA। Similarly, NFIA is negative when income earned from abroad is less than income paid to abroad. Suppose we had income of 300 crore, but we have to pay 400 crore to abroad as like a payment or wages or salary or whatever. So our NFIA will be negative. हमने क्या किया? जो हमने पेमेंट की वो ज़्यादा है हमारे इनकम से, हमें इनकम कम हुई, उससे ज़्यादा हमें पेमेंट करना पड़ा, तो हमारा NFIA निगेटिव हो जाएगा। नाउ NFIA कैन बी ज़ीरो ऑल्सो। NFIA इज़ ज़ीरो व्हेन इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड इज़ इक्वल टू इनकम पेड टू अब्रॉड। जो हमारी इनकम हुई है उसके साथ साथ हमारा जो पेमेंट हुआ है दोनों सेम है, तो हमारा NFIA ज़ीरो होगा। Now next concept is indirect taxes. What is indirect taxes? Indirect taxes are basically taxes that can be passed on to another entity or individual. They are usually imposed on manufacturer or supplier who then passes on the tax to the consumer. The most common example of an indirect tax is excise tax on cigarette and alcohol. Value added tax are also an example of indirect tax. So what are indirect taxes? हम simple language में समझते हैं। There are two types of taxes, direct tax and indirect tax. Direct tax जैसा नाम है, डायरेक्टली जो हम पे करते हैं, जैसे हमारा इनकम टैक्स हो गया, हमने डायरेक्टली गवर्नमेंट को अपनी इनकम का एक पार्ट दे दिया। लेकिन हमारे पास क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस सिंपली वो टैक्सेस होते हैं जो हमसे इनडायरेक्टली लिए जाते हैं। जब भी हम कोई कमोडिटी परचेज़ करते हैं तो उसमें उसका टैक्स इंक्लूडेड होता है। वो टैक्स हमारे ऊपर नहीं लगा रहता, वो टैक्स उस सप्लायर के ऊपर, उस मैन्युफैक्चरर के ऊपर लगा होता है, जो वो क्या करता है, उस टैक्स का बर्डन वो पास ऑन कर देता है अपने कंज्यूमर के ऊपर। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं सिगरेट एंड अल्कोहल। आपने सिगरेट खरीदी, सिगरेट में क्या है? टैक्स उसमें है,
जो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो जो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रही है, वो क्या कर रही है, वो टैक्स वो आप ही से ले रही है। उसने उस टैक्स को अपने पैसे में ऐड कर दिया है। अगर वो सिगरेट 30 रुपये का है और उसे उस 30 रुपये की सिगरेट पे 20 रुपये का टैक्स देना है, तो मैन्युफैक्चरर कभी भी अपने पास से टैक्स नहीं देगा। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, जो भी उसकी कॉस्टिंग आई है उस प्रोडक्ट पे प्लस प्रॉफिट, वो कुछ अपना मार्जिन रखेगा प्रॉफिट का, और जो भी उसको मिले हैं क्या, उसको टैक्सेस भरने हैं, उनका वो एडिशन कर देगा। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस सिंपली क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में मैन्युफैक्चरर या सप्लायर अपना बर्डन शिफ्ट कर देता है कंज्यूमर पे। ओके, वो कंज्यूमर से जो है क्या करता है, पैसे लेता है। कंज्यूमर से जो टैक्स उसे भरना है उसको वो इनडायरेक्ट तरीके से कंज्यूमर को देता है। ठीक, और कंज्यूमर इसके बारे में वेल अवेयर भी रहता है कि जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं इसमें टैक्सेशन ऐड है। तो उसने अपना बर्डन, मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, उसके ऊपर टैक्स लेवाइड हुआ, तो वो क्या करता है, वो टैक्स का जो भी पोर्शन है, जो भी टैक्स का मनी है, वो किससे ले लेता है, कंज्यूमर से ले लेता है। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सब्सिडी. Subsidy is a transfer of money from government to an entity. It leads to a fall in price of subsidized product. सब्सिडी क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ग्रांट्स करती है, ग्रांट मतलब पैसे देना, अनुदान करना, पैसे देती है ताकि कुछ प्रोडक्ट्स जो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, जो नॉर्मल पब्लिक के लिए अफोर्डेबल नहीं हैं, वो पब्लिक के लिए अफोर्डेबल हो सके। जैसे पेट्रोलियम है, ओके, गवर्नमेंट इसे बाहर से ख़रीदती है और सब्सिडी लगा के हमें देती है। गैस एलपीजी हम यूज़ करते हैं, हम सबको पता है एलपीजी पे हमें सब्सिडी मिलती है। वो सब्सिडी हमारे बैंक में जमा हो जाती है, आप सभी ने घर में नोटिस किया होगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी पैसे हैं उसमें से कुछ पैसे वो कम कर देती है, मतलब गवर्नमेंट आपकी तरफ से वो पैसे पे कर देती है। तो सब्सिडी जो है गवर्नमेंट एक तरह से सोशल वेलफेयर के तौर पे करती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्सिडी इज़ टू bolster the welfare of the society. It is a part of non-plan expenditure of government. Major subsidies in India are petroleum subsidy, fertilizer subsidy, फूड सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी एक्सेट्रा। ज़्यादातर सब्सिडी हमारे देश में किसानों को दिए जाते हैं, मतलब जो भी नेसेसिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बहुत ही हाई रेंज में अवेलेबल होते हैं, नॉर्मल पब्लिक के लिए अफोर्डेबल नहीं होते हैं, उन सब पे गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है। फर्टिलाइज़र्स पे सब्सिडी क्यों देती है, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स बहुत महंगे होते हैं, गवर्नमेंट उन पे सब्सिडी देती है ताकि वो फार्मर्स जो हैं वो उनके लिए अफोर्डेबल हो सके, उन्हें कम दाम में फर्टिलाइज़र प्रोवाइड हो सके ताकि हमें अच्छा सा अच्छा एग्रीकल्चरल आउटपुट मिले। फूड सब्सिडी दी जाती है, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि कोरोना के टाइम में 3 किलो पर केजी चावल मिल रहे हैं, 2 किलो पर केजी जो है गेहूँ मिल रहा है। तो इसकी कीमत 3 रुपये किलो या 2 रुपये किलो तो हो नहीं सकती। गवर्नमेंट इसे किसी से ख़रीदती है और आपको दे रही है सब्सिडी पर, पैसे कम करके, पैसे काट के, ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके, कोई बिना खाए ना सोए, सबको फूड अवेलेबल हो। तो सब्सिडीज़ का सिंपल ही मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है ताकि चीज़ें अफोर्डेबल हो सकें। ये सोशल वेलफेयर का क्राइटेरिया मतलब थिंग है कि आप सब्सिडी दे रहे हैं तो मतलब आप सोशल वेलफेयर कर रहे हैं। पेट्रोलियम सब्सिडी मिलती है क्योंकि पेट्रोलियम बहुत हाई प्राइस पे होता है, किसी भी नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है, तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ताकि ये अफोर्डेबल हो जाए। और पेट्रोलियम ऐसी चीज़ है कि व्हीकल के साथ और भी इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होती है। अगर गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें नहीं करेगी तो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लोग जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे उनकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये सारी चीज़ों के बचाव के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट चीज़ों पे सब्सिडीज़ देती है।
आई होप स्टूडेंट्स आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस का और सब्सिडी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है। इनडायरेक्ट टैक्सेस सिंपली क्या है कि जो टैक्सेस हमें किसी प्रोडक्ट के थ्रू किसी प्रोडक्ट पे लेवाइड होते हैं, पर सेलर क्या करता है, उसका बर्डन हमारे ऊपर शिफ्ट कर देता है और हम इनडायरेक्टली वो टैक्स पे करते हैं। जब भी हम उस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं तो हमें उसका टैक्स पे करना है। और सब्सिडी क्या है? सब्सिडी ग्रांट है जो गवर्नमेंट देती है डिफरेंट कमोडिटीज़ एंड गुड्स पे फॉर सोशल वेलफेयर, ताकि वो प्रोडक्ट्स हमारे अफोर्डेबल हो सकें। नाउ टू गेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ओके, नॉट ग्रॉस, ग्रॉस का नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से हमें सब्सिडी को माइनस करना होता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है आगे आपके चैप्टर के लिए। हाउ टू फाइंड इन नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में से हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से हम सब्सिडी को डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि सब्सिडी हमें मिलती है और इनडायरेक्ट टैक्स हमें देना होता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमारे लिए क्या है कि हमें अपनी इनकम देनी है और सब्सिडी क्या है, हमें इनकम मिल रही है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को फाइंड करने के लिए जैसे हमने NFIA में किया था कि क्या पेमेंट में जो हमें पेमेंट रिसीव हुई है उसमें से हमें जो हमने पेमेंट की उसको माइनस करना होता है नेट NFIA निकालने, मतलब NFIA निकालने के लिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए जो हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और जो हमें पेमेंट रिसीव हो रही है उसमें से हमें डिडक्शन करना होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, हम पे करते हैं, और सब्सिडी क्या है, हमें मिलती है, हम रिसीव करते हैं सब्सिडी, और इनडायरेक्ट टैक्सेस हम पे करते हैं। तो एक तरह से सब्सिडी हमारे लिए बेनिफिट है और इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑब्वियसली बेनिफिट नहीं है, वो एक तरह से हमारे ऊपर बर्डन है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में को फाइंड करने के लिए हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को डिडक्ट करना होगा। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फैक्टर कॉस्ट। नाउ व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट refers to all factor payment made by the producing unit to the factor of production for rendering productive services in the production of goods and services. It is called factor cost because it is the cost to the producer, that is firm, who pays to the factor in the form of rent, wage, interest, etc. and profit to himself. नाउ फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट हम सबको पता है, जो भी फैक्टर्स प्रोडक्शन में लगे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वो क्या है, हमारी फैक्टर सर्विसेज है, ठीक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये उनका कॉस्ट है। जो क्या कॉस्ट लगा एक प्रोडक्शन में, जो भी हमने फैक्टर सर्विसेज ली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, उनका क्या कॉस्ट लगा, दैट इज़ सिंपली फैक्टर कॉस्ट। ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि फैक्टर पेमेंट क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो जो भी कॉस्ट लगा, जो भी हमने पेमेंट की इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, दैट इज़ फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट रिफर्स टू ऑल फैक्टर पेमेंट, जो भी पेमेंट हमने की मेड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट, जो फर्म, जो प्रोड्यूसिंग यूनिट है, जो कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है, टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्या पेमेंट हो रही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, बाय हूम, बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट, फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। क्यों? क्योंकि वो हमें सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोडक्टिव सर्विसेज दे रहे हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो फैक्टर कॉस्ट रिफर्स टू ऑल द फैक्टर पेमेंट्स मेड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट्स और फर्म टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किए उसके लिए ये पेमेंट होता है, बाय हूम, बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट, बाय फर्म। और हम क्यों पेमेंट करते हैं? क्योंकि उसने हमें क्या दी है, प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर की हैं, उसने हमें प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हमारे लिए की हैं, ठीक है। तो ये है हमारा फैक्टर कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट इज मार्केट प्राइस। नाउ व्हाट इज़ मार्केट प्राइस?
Market price is the price at which a commodity is sold and purchased in the market. It is the price what the buyer pay actually, not what the producer actually get. The point to be noted is that when a product goes to the market for sale, government levies indirect tax like sale tax, excise duty, etc., which is added to the factor cost of the commodity. मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस इज़ द प्राइस एट विच अ कमोडिटी इज सोल्ड एंड परचेज. मार्केट प्राइस क्या है कि एक ऐसा प्राइस जिस पे किसी भी गुड्स या सर्विस को, किसी भी कमोडिटी को हम सोल्ड, बेचते या खरीदते हैं, मतलब उसकी मार्केट की वैल्यू, मतलब जब वो मार्केट में पहुंच गया रेडी टू यूज़ के लिए, जब उस पर टैक्सेस लेवाई हो चुके हैं, उसमें टैक्सेस जोड़े जा चुके हैं. इट इज़ द प्राइस व्हाट अ बायर पेज एक्चुअली, नॉट व्हाट द प्रोड्यूसर एक्चुअली गेट. ये क्या है? ये ऐसा प्राइस है जो बायर पे करता है, जो कंज्यूमर पे कर रहा है. ठीक है, अगर कोई बुक है 70 रुपये की, तो हमने क्या किया, वो गए, हम 70 रुपये की बुक हमने खरीदी. ओके, अब इसी लाइन में आगे का क्या पॉइंट है, नॉट व्हाट द प्रोड्यूसर एक्चुअली गेट. लेकिन उस 70 रुपये की बुक में हो सकता है कि 50 रुपये हमारा प्रोड्यूसर रखे और 20 रुपये वो क्या करे, वो उसका टैक्स भरे. तो इट इज़ द प्राइस व्हाट द बायर एक्चुअली पेज बट नॉट द प्रोड्यूसर एक्चुअली गेट. कि बायर को तो वो मार्केट प्राइस जो उस पर MRP लिखा चुकी है वही पे करना है, पर ज़रूरी नहीं कि प्रोड्यूसर को उतना पूरा मिले, क्योंकि हम एज अ कंज्यूमर हमें पता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो उसमें हमारा टैक्स ऐड है, उसमें टैक्सेशन ऐड है. ठीक है, बट जब वही उस प्रोडक्ट का पेमेंट एक प्रोड्यूसर के पास जाता है, अगर मैंने 70 रुपये की बुक खरीदी है तो वो पूरे 70 रुपये नहीं रख लेगा, वो क्या 50 रुपये रखेगा, और उस पर जो भी टैक्स लेवाइड है, सपोज 20 रुपये का टैक्स उस पर लगा है, तो वो 20 रुपये वो टैक्स पे करेगा. द पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट व्हेन अ प्रोडक्ट गोज़ टू द मार्केट फॉर सेल, गवर्नमेंट लेवाइज इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसका अभी हमने जिसको पढ़ा था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या, ऐसे टैक्सेस जिनका बर्डन हम बायर के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं. ऐसा टैक्स जो मैन्युफैक्चरर पे लगता है, सप्लायर पे लगता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो उसको कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देते हैं. और कंज्यूमर क्या, जब वो उस प्रोडक्ट को परचेज करता है तब उसे उसका टैक्स के साथ उसकी प्राइस को उसको पे करना पड़ता है, विच इज़ एडेड टू द फैक्टर कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी. फैक्टर कॉस्ट हम अब समझते हैं. फैक्टर कॉस्ट सिंपली क्या है कि हम फैक्टर ऑफ पेमेंट को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर पेमेंट कर रहे हैं फॉर व्हाट, फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. उन्होंने जो हमें सर्विस रेंडर की है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं उन्हें. ठीक, दैट इज़ फैक्टर कॉस्ट. ये एक क्या, एक प्रोड्यूसर लेवल तक की बात है. लेकिन मार्केट प्राइस क्या है हमारा, मार्केट प्राइस वो क्या प्राइस है जिस पे हम किसी भी कमोडिटी को सोल्ड या परचेज कर रहे हैं. वो अब वो भी जो भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में आ चुका है, उसकी मार्केट की प्राइस क्या है, उसमें क्या है, उस पर टैक्स भी लेवाई हो चुका है, उस पर टैक्स भी लग चुका है. लेकिन फैक्टर कॉस्ट में क्या था, टैक्स अभी नहीं लगा था, लेकिन मार्केट प्राइस में क्या है, टैक्स लग चुका है, गवर्नमेंट ने टैक्स लेवाई कर दिया, और हम उसमें जो हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसमें इनडायरेक्टली जो है टैक्स ऐड है, जो कि क्या, जो कि वो कंज्यूमर जो उसे खरीदेगा उसे पेमेंट उसकी करनी होगी. नाउ लेट अस सी द डिफरेंस. फैक्टर कॉस्ट इज द टोटल अमाउंट विच द मैन्युफैक्चरर हैड टू इन्वेस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स और कमोडिटी. फैक्टर कॉस्ट क्या है, टोटल अमाउंट जो मैन्युफैक्चरर इन्वेस्ट करता है किसमें, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड और कमोडिटी नॉट सर्विसेज. तो फैक्टर कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन जो हुआ उसका हमने पैसा दिया. ठीक है, जो भी हमारी कॉस्टिंग आई, कॉस्टिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, इसमें प्रॉफिट नहीं ऐड है, हम जो सर्विसेज मिली उसका हमने पेमेंट कर दिया. जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो थी, हमें उसकी पेमेंट करनी थी. ठीक, फैक्टर कॉस्ट वो है
कि जितना इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन में हुआ उसका हमें पेमेंट करना है। इट डज़ नॉट इंक्लूड एनी टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन द फाइनल प्रोडक्ट। इसमें जो हमारा फैक्टर कॉस्ट होता है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कोई भी टैक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते, टैक्सेस इसमें एडेड नहीं होते हैं, जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट में एडेड होते हैं। फाइनल प्रोडक्ट क्या, जो हमारा मार्केट में पहुंच गया, रेडी टू यूज़ है, उसमें जो टैक्सेस लेवाई हैं वो हमारे फैक्टर कॉस्ट में नहीं होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उन्हें फैक्टर ऑफ पेमेंट कर दी जाती है फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज, दैट इज़ फैक्टर कॉस्ट। उसमें क्या है, उसमें हमारा इनडायरेक्ट टैक्स या किसी भी तरीके का टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। बट द मार्केट प्राइस इज़ द फाइनल कॉस्ट एट विच द मैन्युफैक्चरर सेल द गुड टू कस्टमर एंड दीज आर इंक्लूसिव ऑफ ऑल द एप्लीकेबल टैक्सेस। मार्केट प्राइस क्या है, फाइनल कॉस्ट है, जो उस पर मैन्युफैक्चरर क्या करता है, गुड्स को कस्टमर को सेल करता है। इसमें उसकी कॉस्टिंग भी होगी, जो बेसिक कॉस्टिंग लगी होगी, इसका प्रॉफिट भी होगा, और क्या होगा, उसमें उसने टैक्सेस जो उसके ऊपर लेवाई हुए हैं वो भी होंगे। ठीक, तो फर्दर द फाइनल प्राइस इज डिसाइडेड बाई ऑल्सो कीपिंग द सब्सिडीज ऑफर्ड बाई द गवर्नमेंट इनटू अकाउंट। तो मार्केट प्राइस जो है, हाँ, कैसे डिसाइड होगा, जो टैक्सेस डिवाइड हुए हैं, जो सब्सिडीज़ हुई हैं। तो हमारा जो मार्केट प्राइस है, ओके, तो व्हाट इज़ मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस का सिंपली मतलब है कि जो हम प्रोडक्ट हमारा मार्केट में पहुंच गया है, उसमें हमने कॉस्टिंग इंक्लूड की, हमने उसमें क्या इंक्लूड किया, अपना प्रॉफिट इंक्लूड किया, साथ ही साथ जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो भी हमने उसमें इंक्लूड किया है। और फाइनल प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का कब बनता है, जब हम टैक्सेशन भी देखेंगे, हम सब्सिडी भी देखेंगे, सब चीज़ों को देखते हुए हम फाइनल कॉस्टिंग करेंगे, फाइनल प्राइस को रखेंगे। खैर वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फैक्टर कॉस्ट क्या है, द टोटल अमाउंट विच द मैन्युफैक्चरर हैड टू इन्वेस्ट इन प्रोडक्शन ऑफ अ गुड और कमोडिटी, इट डज़ नॉट इंक्लूड एनी टैक्स। क्या उसने जो भी प्रोडक्शन में अपना इन्वेस्टमेंट किया वो फैक्टर कॉस्ट है। लेकिन मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस सिंपली है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो मार्केट में पहुंच चुका है, उसमें हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड किया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, अगर हमें फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है, तो हम फैक्टर कॉस्ट में नेट डायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा मार्केट प्राइस बन जाएगा। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, जिसमें हमारे टैक्सेस नहीं मिले हुए हैं। मान लीजिए फैक्टर कॉस्ट को हमें किस में चेंज करना है, मार्केट प्राइस में चेंज करना है, तो हम फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर देंगे क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्केट प्राइस मिल जाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास मार्केट प्राइस दिया हुआ है और हमें उसे फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है, वो हम कैसे करेंगे, तो मार्केट प्राइस में हमें पता है कि टैक्सेस जुड़े होते हैं और फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस नहीं जुड़े होते, तो हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। ठीक, और हमें क्या मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आप सोचेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्यों माइनस करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जैसे कि मैंने बताया कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। हमें जो पेमेंट रिसीव हुई है गवर्नमेंट से, जो बेनिफिट मिला है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स जो हमारा बर्डन है, ठीक है, जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तब हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिलेगा, तब हमें पता चलेगा ओ प्रॉपरली हमें कितना टैक्स पे करना है। तो जब हमें फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में चेंज करना है, तो हम फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्केट प्राइस मिल जाएगा। अब हमारे पास मार्केट प्राइस दिया हुआ है, उसे हमें क्या करना है, उसे हमें फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है। तो हमें पता है कि मार्केट प्राइस में क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस उसमें जुड़े हुए हैं, और फैक्टर कॉस्ट में तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जुड़े नहीं होते, तो हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस में से माइनस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, हमें क्या मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट हमें मिल जाएगा।
आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. नाउ वी विल डिस्कस फर्दर. थैंक यू.